नमस्कार एमारियंस। तो आज हम आ गए हैं एसिड एंड बेस के लास्ट लेक्चर पे। इससे पहले सारे लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुके हैं, वो भी विद लाइव एक्सपेरिमेंट। तो आज हम आए हैं लास्ट लेक्चर कंप्लीट करने के लिए और इस चैप्टर का करेंगे हम दी एंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो आज हमें क्या स्टार्ट करना है? आज हमें स्टार्ट करना है सॉल्ट्स, यानी कि एसिड वाला पार्ट हो गया, बेसिस वाला पार्ट हो गया, सॉल्ट वाला पार्ट। हमने ये पढ़ लिया कि सॉल्ट एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल इस टाइप के होते हैं। और आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं कि अब अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स को हम कैसे मिलकर बनाएं। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स टुगेदर मेक अ अचीवमेंट क्लियर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला हमारा जो सॉल्ट है वो तो NaCl ही है। NaCl का यूज कई सारे और केमिकल्स को यूज बनाने में किया जाता है। जैसे सबसे पहले केमिकल हम यहाँ पर बनाने वाले हैं कास्टिक सोडा। क्या बनाएंगे? कास्टिक सोडा, यानी कि इसे बोलेंगे NaOH। NaOH का नाम तो आप जानते ही हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये हमारा बेस होता है। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हम आज यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ये कुछ अलग बात नहीं है, सिंपल कास्टिक सोडा को बनाने के प्रोसेस का हमने बस एक नाम दे दिया, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ओके, तो हमें क्या करना है? हेड डालनी है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों नाम दिया गया, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिख लेनी है। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब तो समझ में आ गया होगा। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, कॉल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो गया क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब इसका मतलब समझेंगे क्या है। जैसे अगर मैं इसको रिएक्शन में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगी कि NaCl प्लस H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसे डिकम्पोज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। फिर नेक्स्ट है NaOH, फिर है Cl2, फिर है H2, यानी कि 2, इसे बैलेंस करेंगे 2 के साथ। तो इसका मतलब क्या है? जब भी हम ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब अब कभी भी आ जाए तो आपको पता कर लेना है कि वो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, यानी कि नमक का पानी। ओके, हमें क्या करना है? नमक के सॉल्यूशन को लेना है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देनी है। तो हमारा जो NaCl होगा, NaCl सॉल्यूशन जो होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा? NaOH, क्लोरीन और H2। अब NaOH जो हमारा यही बनाना था, हमें कास्टिक सोडा ही हमें बनाना था, तो हमें यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। और इसी पूरी रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब इसे क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या बन रही है? क्लोरीन बन रही है। क्लोरीन से आया क्लोर। एल्कलाई मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया, एल्कलीज वो बेसिस होते हैं जो इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो NaOH उनमें से एक था, यानी कि जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर ये एल्कली बन रहा है, यानी कि बेस है। और यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये क्या है? क्लोरीन। तो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इस नाम से आया कि क्लोर यानी कि क्लोरीन, एल्कलाई यानी कि NaOH। तो हमने इसका पूरा मिला के लिखा क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, सिंपल है। ओके, तो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इजीली हो गया हमारा ये। तो और ये हमारा बनके तैयार है कास्टिक सोडा। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि इसको जरा मैं थोड़ा बता दूं कैसे हुआ ये प्रोसेस। जैसे हमने यहाँ पर एक बीकर लिया, ओके, बीकर लिया और उसमें क्या किया? नमक का पानी डाला, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन, ब्राइन बोल सकते हो आप, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, ये डाला हमने NaCl प्लस H2O। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाली, एनोड और कैथोड। अब ये तो आप सबको पता होगा कौन सी पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है। ये 2 हमने क्या डाल दी? इस पे रॉड डाल दी। ये हमने क्या डाल दी? इस पे 2 रॉड। अब देखो क्या है, इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इसे इस तरीके से कनेक्ट किया, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला क्या होगा? कैथोड या फिर एनोड? पॉजिटिव वाला हो जाएगा हमारा एनोड। क्या होगा? एनोड।
और वहीं नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा हमारा कैथोड, क्या हो जाएगा कैथोड। अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ये बताइए कि क्लोरीन गैस कौन से पे बनेगी, वो एनोड पे जाएगी या फिर कैथोड पे जाएगी, हाइड्रोजन गैस कहाँ पर जाएगी, वो एनोड पे जाएगी या फिर कैथोड पे जाएगी, और NOH किधर की साइड बनेगा। तो अब तुम खुद सोचो क्लोरीन का आयन कैसा होता है, जैसे क्लोरीन का आयन होता है Cl नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, राइट। तो नेगेटिव कहाँ चला गया, एनोड, यानी कि क्लोरीन गैस चली गई एनोड पर, ओके। देन दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, H पॉजिटिव होता है, क्या होता है H पॉजिटिव, H नेगेटिव भी होता है लेकिन हम उसे H पॉजिटिव यहाँ पर मान रहे हैं। तो H पॉजिटिव, पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, वो जाएगा नेगेटिव की तरफ, यानी कि ये चला जाएगा कैथोड। और जो हमारा NaOH होगा, क्या होगा NaOH, वो हमारा नियर एनोड बन जाएगा, एनोड के पास, यानी कि नियर एनोड, ओके। ये हमारा बनेगा एनोड के पास। आपसे आपको ये भी क्लियर हो गया कौन सी गैस किस पर बन रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन गैस आपकी कहाँ बन रही है, तो बस ये पता होना चाहिए Cl नेगेटिव होता है तो वो बनेगी एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस कहाँ बन रही है, वो बनेगी कैथोड पे, और NOH कहाँ बनेगा, वो बनेगा नियर एनोड, यानी कि एनोड के पास। ये यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन बनता है कि जो जो प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म हुए क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस में, जो जो प्रोडक्ट यहाँ पर बने हैं उनका एक एक यूज या फिर दो दो यूज बता दो। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, दो दो यूज हम बता देंगे। जैसे यहाँ पर हम यूजेस से स्टार्ट करेंगे, क्या यूजेस हैं, तो सबसे पहले NOH का ही लिख लेते हैं। ये तो NOH ज्यादातर यूज होता है, it is used for making detergent and soap, for making detergent and soap, सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, ओके। यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मतलब पेपर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। अब हम करेंगे क्लोरीन का। तो क्लोरीन का, क्लोरीन किस लिए यूज होता है, तो क्लोरीन यूज होता है, अब तुम्हें पता है क्लोरीन यूज होता है फॉर डिसइंफेक्टिंग, यानी कि एज अ क्लीनिंग एजेंट या फिर डिसइंफेक्टेंट एजेंट, जो क्लीनिंग वाटर को क्लीन करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा ये होगा यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट। और दूसरा यूज करें तो वो यूज होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, फॉर मेकिंग, अभी आगे हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने वाले हैं तो आप देखोगे कि इसमें यूज होता है फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। अब एक हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा फ्यूल के लिए यूज होता है, तो इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल। और आप बोल सकते हो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग HCl, या फिर इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया, यानी कि NH3। अमोनियम जो होता है वो NH4 होता है, अमोनिया जो होता है NH3 होता है। दिख रहा होगा आप सबको, यहाँ पर मैं इसे उठा के यहाँ लिख देती हूँ, अमोनिया यानी कि NH3, ये हो जाएगा हमारा NH3, ओके। तो यहाँ पर हमने कास्टिक सोडा कंप्लीट कर लिया, मतलब इसमें हमने देख लिया कैसे बनता है और कौन सा प्रोसेस होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी हमने कवर कर लिया। क्यों क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्लोरो एल्कलाइन प्रोसेस क्या है, उसके प्रोडक्ट बताइए, ये कहाँ कहाँ चिपक जाएंगे, एनोड पे चिपक जाएगा फिर उस पर चिपक जाएगा, और ये कहाँ चिपक जाएंगे, मतलब ये इसके यूज बताना है, जो प्रोडक्ट है उनके दो दो कम से कम दो दो यूज बताने ही बताने हैं, ओके। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पर ब्लीचिंग पाउडर पे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का सिंपल है, हमें स्लेक्ड लाइम लेना है। स्लेक्ड लाइम तो अब तक पता चल ही गया होगा, इतनी सारी वीडियोस में देख लिया आपने, फर्स्ट चैप्टर में भी देखा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो हमें क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड लेना है, यानी कि इस तरीके से, और उसमें क्लोरीन गैस पास करा देनी है। क्या करानी है, क्लोरीन गैस। कैल्शियम पहले हमने क्या किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस पास कराई थी, राइट। तो CO2 गैस पास कराएंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, है ना। लेकिन जब जैसे ही अगर इसमें क्लोरीन गैस पास करा दी तो वो कुछ और बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट का फॉर्मूला होता है CaOCl2, और हमारा साथ के साथ बनेगा वाटर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड।
तो इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये है हमारा वाटर, क्या है ये, वाटर। ओके, तो यहाँ पर हमारा तैयार है ब्लीचिंग पाउडर। देखा कितना इजी है, सिंपल, हमें स्लेग लाइन में क्लोरीन गैस पास करानी, हमारा ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या होगा यदि, है ना, व्हाट विल हैपन इफ वी पास क्लोरीन गैस इनटू स्लेग लाइम या फिर इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको घबराना नहीं है कि हमने तो CO2 गैस पास कराई थी, आपको सिंपल लिख देना है कि ये बनेगा भाई ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है, हमें सब पढ़ के आए हैं। ओके, तो चलो इसके यूजेस फटाफट लिख के इसे भी जल्दी से दी एंड करते हैं। तो यूजेस हम लिखेंगे, तो यूजेस में सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर, अब ब्लीच करने क्यों यूज किया जाता है, फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स, कलर, इस कलर को रिमूव करने के लिए ब्लीच यूज होती है, कलर को रिमूव करने के लिए कपड़ों पे से। तो इस वजह से ये क्या होगा, इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, या इट इज यूज्ड टू ब्लीच कॉटन, ये लिख देते हैं, इट इज यूज्ड टू ब्लीच कॉटन क्लोथ्स। मतलब अगर आपको किसी का कलर उड़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल रंग उड़ाने हैं किसी के, तो आप ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हो। ओके, ब्लीचिंग पाउडर, देन क्या होगा, इट इज यूज, अब क्योंकि देखो यार इसमें क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन, और क्लोरीन जहां पर आ जाए वो क्लीनिंग की तरह काम, उसका काम वो सफाई करने लगता है, सफाई करने लगता है। तो यहाँ पर हम इसको क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसे क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यूज कर लो। तो फिर इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट। ओके, तो क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म। ओके, क्लोरोफॉर्म CHCl3। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म वही जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, मूवीज वगैरह में सुंघा देते हैं किसी को रख के वैसे, तो वो बेहोश हो जाता है वहीं, तो वो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यूज होता है। ओके, ब्लीचिंग पाउडर, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा हमारा, इतना सही है सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर में कि ये बस आपको रिएक्शन पूछेगा और उसके क्या पूछ सकता है, यूजेस पूछ सकता है। यूजेस इसके बहुत अच्छे से याद रखने हैं सबके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते, फटाफट नोट करो इसको। तो अब हम आ गए वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, किसका फेवरेट, बोर्ड का फेवरेट, बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग सोडा अगर हम उसे बोलते हैं, बेकिंग सोडा पर अब क्या होगा, यहाँ पर ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्यों, क्योंकि इसमें से हर साल बहुत 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 सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना है इसे हमें। तो स्टार्ट करते हैं बेकिंग सोडा से। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला तो हमने बहुत 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 पुराना नाता है हमारा इससे, क्योंकि ये एंटासिड की तरह यूज होता है एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। ओके, तो अब इसे बनाना सीख लेते हैं फटाफट। बना कैसे होगा, हमने सबसे पहले लिया स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा, फिर हमने उसके लिया अमोनिया जो अभी भी पढ़ा था हमने, फिर हमने उसमें पास करा दी CO2, फिर उसमें पास करा दी H2O, मतलब जो मर्जी आ रहा है वो डाल दो, ठीक है। फिर क्या है, NaHCO3 हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, साथ के साथ बनेगा NH4, क्योंकि भाई संग में तो किसी ना किसी को आना होता है इस वजह से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, खुद लिखना। इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनिया। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, वाटर। ये है हमारा बेकिंग सोडा। अगर इसका केमिकल नाम लिखूँ तो मैं हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन या फिर बाय कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और ये हो जाएगा हमारा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम। अब अमोनियम क्यों हो गया, क्योंकि NH4 है, वो अमोनिया था, अमोनियम क्लोराइड। देखो यहाँ पर ये NH3 है, ये अमोनिया है, वो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। तो हमारा प्रिपेयर हो गया बेकिंग सोडा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सिंपल, अब देखने हैं इसके यूजेस। अब यूजेस इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ओके, असली खेल यूजेस से ही स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला यूज क्या हो जाएगा इसका, इट इज यूज्ड एज एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी। इट इज यूज्ड एज एंटासिड, जो ऐसी चीज, एंटासिड वो चीजें जो एसिडिटी रिमूव करती हैं, टू रिमूव एसिडिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे यूज होता है दीदी, अब देखो सिंपल है, फायर एक्सटिंग्विशर कब यूज होता है, जब अब बहुत ज्यादा आग लग रही हो। अब आग किसकी वजह से लगती है,
आग फ्लेम जलती है ऑक्सीजन की हेल्प से। अगर हम ऑक्सीजन को रोक दें कैसे भी करके तो फ्लेम जलना बंद हो जाएगी, यानी कि जो आग है वो बुझ जाएगी। अगर हम ऑक्सीजन को कट कर दें, अब वो तो कट कैंची से तो कट कर नहीं सकते उसे हम, तो हम किससे करते हैं, बेकिंग सोडा से। तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन होती है, हम लेते हैं एक बहुत 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 कंसंट्रेटेड एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 से स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता कोई, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपने ले लिया, फिर देन मिला लिया उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ओके, फिर क्या होता है, जैसे ही ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट सबको याद है नहीं है, इसमें बनेगा सॉल्ट, CO2 और वाटर। सॉल्ट कौन सा बनेगा, Na2SO4 बनेगा। ये मैंने बहुत बार बनाना सिखाया है, तो अगर नहीं आता तो आप जाके पुराना लेक्चर देखो, ठीक है। तो H2O और देन हमारा बनेगा CO2, तो ये हमारे काम की है। अब CO2 क्या करता है, जैसे मान लो ये आपकी फ्लेम जल रही है, ठीक है, अब यहाँ से ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में, ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में आ रही है, तो जब ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में आ रही है तो फ्लेम और ज़्यादा जलती है। तो एक हम क्या करते हैं, जैसे उस फायर एक्सटिंग्विशर को ऑन करते हैं, है ना, खोलते हैं उसे, तो उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 गैस बाहर निकलती है। ओके, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, आपने देखा भी होगा। तो वो क्या करती है, एक ब्लैंकेट फॉर्म कर देती है इसके आसपास, आग के आसपास क्या कर देगी, ये ब्लैंकेट फॉर्म कर देगी। और जैसे ही ब्लैंकेट फॉर्म हुआ तो ऑक्सीजन से इसका कनेक्शन कट हो गया, यानी कि अब ये ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं आ पा रही है। देखो कहाँ आ पा रही, तो अब ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगी, तो फ्लेम धीरे 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 बुझ जाएगी और हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा ने कमाल कर दिया, सिंपल क्या किया, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज मदद से। ओके, अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना, बहुत बहुत बार आता है। यूज टू मेक इट इज यूज्ड टू मेक बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में बहुत बहुत डिफरेंस है, ठीक है। बेकिंग पाउडर यूज होता है बहुत जगह, जैसे बेकिंग पाउडर बनता कब है, पहले ये बनाना सीख लेते हैं। हम क्या करते हैं, NaHCO3 लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ये एक बेसिक सॉल्ट है, क्या है, बेसिक, क्योंकि ये बना है NaOH से, और ये बना है किससे, NaOH, और बना है किससे, H2CO3, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कड़वा है, ये क्या है, कड़वा। डायरेक्टली खाने में डालेंगे तो कड़वा कर देगा खाने को। तो अगर हम इसे कड़वे यानी कि बेस को न्यूट्रलाइज करना है तो हम किसको लाएंगे, हम लाएंगे एसिड को। एसिड के लिए हम ऐसा तो नहीं है H2SO4 ले आएंगे, HCl ले आएंगे, भाई इनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। ऐसा एसिड लाते हैं जो कंज्यूमेबल है, यानी कि खा सकते हैं, तो हम लाते हैं टार्टरिक एसिड। अब मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है एसिड काम के होते हैं, फिर H पॉजिटिव, एसिड में जो कुछ भी काम का होता है वो उसका होता है H पॉजिटिव आयन उसके अंदर है, तो वो एसिड है। तो हम उसका H पॉजिटिव आयन ले आए, और यहाँ पर भी हमने पूरा फॉर्मूला नहीं बनाया, क्योंकि हमें पूरा फॉर्मूला इसका भी नहीं पता, तो हमने बनाया ये सोडियम आयन। तो यहाँ हम लिख देते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड। ओके, इसी को हम बोल देते हैं बेकिंग पाउडर। क्या बोल देते हैं, बेकिंग पाउडर। ये बना देंगे और हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा, और बनेगा वाटर। क्यों, क्योंकि एसिड और वही वाली रिएक्शन हो रही है, बस वो थोड़ी कम। अब देखो, हमें जो फायर एक्सटिंग्विशर बनाना है तो उसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया, लेकिन जो हमें अपने खाने के लिए बनाना है वो हमने कम, यानी कि जिसे हम कंज्यूम कर सके, ऐसा एसिड यूज किया। ओके, तो यहाँ पर बन गया बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर का क्यों यूज क्या है, अब इसको यूज करते हैं हम केक में डालते हैं। केक में क्या है, कभी यूज किया है, केक में डालते हैं तुम बेकिंग पाउडर केक में डालते ही क्या हो जाएगा, एक तो ये होगा सिंपल कि इसका जो इसका जो कड़वा टेस्ट आ रहा था बेकिंग सोडा डालने से वो अब कम हो जाएगा मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा। दूसरा, केक हमारा फ्लफी बनेगा। फ्लफी क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें CO2 गैस ही होती है जो उस केक को फुला देती है, ठीक है, फ्लफी, जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये बना देंगे हम, इट इज यूज्ड टू मेक केक, इसे मिटा दो जरा, केक फ्लफी एंड सॉफ्ट। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, कुछ जो केक वगैरह बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। ओके, अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि एक जो है क्रिस्पी पकौड़ा के, एक मम्मी है हमारी, उन्होंने पकौड़े बनाए, तो हमारी मम्मी काम के चक्कर में भूल गई,
क्या भूल गई, उनमें कुछ डालना भूल गई, जिसकी वजह से वो क्रिस्पी नहीं बन पाए, पकौड़े जो होते हैं वो क्रिस्पी नहीं बन पाए। तो तुमसे पूछा जाता है क्या डालना भूल गई, उसकी रिएक्शन बताओ, वो कैसे प्रिपेयर होता है। आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। इतने तो शायद मम्मी भी नहीं पूछती होंगी खाना खिलाते समय आपको, है ना। देखो उससे पूछा जाता है तो आपको क्या करना है कि हम डालते हैं बेकिंग सोडा उसमें। बेकिंग सोडा बनता कैसे है, आप रिएक्शन लिख देना, ओके, रिएक्शन लिख देना, फिर देन बता देना क्रिस्पी क्यों बन जाता है, क्रिस्पी क्यों बन जाता है ना, क्योंकि बेकिंग सोडा हमने उसमें डाला है, इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है उसकी वो ये वाली है सबसे ज्यादा। बेकिंग पाउडर हमारा कैसे बनता है, और एक्सटिंग्विशर वाला, यानी कि बेकिंग सोडा को तो तुम्हें घोल के पी जाना है कि इसमें से तो मुझे कुछ छोड़ के नहीं आना, क्योंकि इसी का यूज करके आगे वॉशिंग सोडा बना देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करो, बाकी काम आगे करते हैं। तो अब हम आ गए वॉशिंग सोडा पे। अब देखो सी क्या किया है मैंने, यहाँ पर मैंने वही रिएक्शन यूज करी, थोड़ी कंजूसी कर दी मैंने, वही वाली रिएक्शन मिटाई नहीं है, वही लिख दी है। क्यों, क्योंकि इसी के आगे सिर्फ 2 स्टेप और लिखने हैं, देन हमारा वॉशिंग सोडा तैयार हो जाएगा। तो क्या स्टेप लिखने हैं, ये तो बन गया है। देखो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला इस बार चेंज है, उसमें NH हमारा बेकिंग सोडा ये रहा, यानी कि NaSCO3, लेकिन ये यहाँ पर Na2CO3 यानी कि H गायब है, तो H को ही हटाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, NaSCO3 को इधर लाएंगे चुपचाप और उसे हीट करा देंगे कि उसे पता ना चले। अब क्या होगा, जैसे ही उसे पता चलेगा, जब तक वो बन चुका होगा हमारा Na2CO3 H2O और बन चुकी होगी CO2। अब जैसे जब तक उसे पता चलेगा कि मुझे गर्म कर रहे हैं ये लोग, मेरे साथ धोखा कर रहे हैं जब तक, तो भाई हमारा वॉशिंग सोडा तैयार हो जाएगा। लेकिन ये भी, इसमें भी थोड़ी अभी कमी है। क्या कमी है कि ये तो बन गया, लेकिन इसको हम वॉशिंग सोडा नहीं बोलते, इसे बोलते सोडा ऐश। क्या बोलेंगे, सोडा ऐश, क्योंकि वॉशिंग सोडा में इंपॉर्टेंट है वाटर, जल, पानी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो Na2CO3 में हम जब 10H2O जोड़ देंगे, यानी कि 10 हाइड्रोजन यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, तो हमारा ये बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। इसका नाम बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका। डेका क्यों, फॉर 10, डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ओके। तो ये है हमारा वॉशिंग सोडा। क्या है ये हमारा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा ये हमारा, यानी कि जो कपड़े वगैरह धुलते हैं हम, वो ये इसका फॉर्मूला ये होता है Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोडा ऐश क्या है, सोडा ऐश सिंपल कुछ नहीं है, जब हम पानी के मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करा देंगे, मान लो इसको तुमने गर्म किया, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल उड़ते ही क्या होगा, सिर्फ हमारा बचेगा Na2CO3, और Na2CO3 क्या है हमारा, सोडा ऐश, ठीक है। तो जैसे ही हमने बेकिंग सोडा को हीट करा तो हमारा क्या बन गया, सोडा ऐश, और सोडा ऐश में आपको मिला देना है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के, और देन ये बन जाएगा हमारा वॉशिंग सोडा। तो हमारा वॉशिंग सोडा क्या है, तैयार है। अब इसका यूज, मेन सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है वो आता है इसका, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए, पानी जब जम जाता है ना, तो वो निकलता नहीं है, तो इसको रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज होता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा फेवरेट है बोर्ड का, इतना ज्यादा फेवरेट है कि मैं बता नहीं सकती, इतनी बार आ चुका है कि कौन सा केमिकल जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको सिंपल पढ़ के जाना है वॉशिंग सोडा, ओके। नेक्स्ट कहाँ है, नेक्स्ट क्या यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्लास सोप हो जाएगा, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप क्या है लिख सकते हो, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा वॉशिंग सोडा। तो आपको कुछ नहीं करना, वॉश करना है, मतलब वॉश करना है पानी की मदद से, ठीक है। तो पानी है तभी वॉश कर पाएगा, तो 10 मॉलिक्यूल्स पानी के ऐड होंगे उसमें, तब जाकर वो बन पाएगा वॉशिंग सोडा। क्या बन पाएगा, वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पर वॉशिंग सोडा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप करेंगे, देखते हैं आगे क्या करेंगे, चलो नोट करो। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी पेरिस में हुई थी, तो इसका नाम रख दिया हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर मान लो इंडिया में होते तो प्लास्टर ऑफ इंडिया होता, POI पढ़ रहे होते आज हम, बट पेरिस के पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। तो इसका कैसे बनता है, तो पहली बात हम लाते हैं जिप्सम। क्या लाते हैं, जिप्सम, नाम इसका है जिप्सम,
CaSO4 होता है, उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जिप्सम, इसको क्या करेंगे, बहुत 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 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस बोल लो या फिर बोल लो 373 केल्विन। अब आपको दोनों नहीं लिखने, आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही टेम्परेचर लिखना है। अगर सेल्सियस में लिख रहे हो तो 100 डिग्री लिखो, अगर केल्विन में लिखना है तो 373 डिग्री केल्विन, तो सॉरी 373 केल्विन लिखो, डिग्री नहीं केल्विन। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों लिखते हो तो दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, तो दोनों नहीं लिखने हैं, एग्जाम में नंबर कटने का डर रहता है, तो इस वजह से आपको सिर्फ एक ही लिखना है। मैंने 2 लिखे हैं ताकि आपको समझाने के लिए कि दोनों एक ही है ना, तो समझ में आ गया, तो एक ही लिखना है। तो जैसे ही हम इसको हीट कराएंगे, वो भी एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमारा बन के तैयार हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे क्या है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, उसमें से हाफ तो यहाँ पर आ गया, बचे कुछ कितने हो गए, 3/2। तो हम 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, 3/2, 2 1 2, 3/2, यानी कि 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स बचे तो वो बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो ये बनेगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ क्यों, क्योंकि इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो हाफ हाइड्रेट, और ये तो हमारा सिंपल वाटर है, इसके लिए कोई 3/2 वाटर नहीं लिखने वाले हम। ठीक है, तो ये हमारा बन के प्रिपेयर हो गया POP। क्या बना, POP, यानी कि ये बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो अब दीदी आपके ये बताओ कि अगर हमने 100 डिग्री सेल्सियस के कम किया तो क्या होगा, तो नहीं बनेगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस, तुमने सोचा कि थोड़ा और हम स्ट्रॉन्ग बना लेंगे उसको, तो ऐसा करते हैं 100 डिग्री से ऊपर पहुंचा दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब तुम खुद सोचो, इसके पास, बेचारे के पास ले दे के हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसे क्यों उड़ाने पर तोल रहे हो। उसे देखो, सिंपल है, अगर आपने ज्यादा देर तक हीट दी तो उसके जितना आधा बचा है, आधे तो वैसे ही उड़ गए, उसमें से 2 पैसे, तो जितने बचे हैं वो भी उड़ जाएंगे, यानी कि पानी खत्म ही हो जाएगा, तो वो एनहाइड्रस हो जाएगा। एनहाइड्रस यानी कि जिसमें वाटर नहीं होता है। तो सिंपल है, इफ वी, जैसे मैं लिखूं यहां, इफ वी हीट जिप्सम को, ठीक है, जिप्सम को हीट करेंगे अबव 100 डिग्री सेल्सियस, देन ऑल द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ कनेक्टेड है ना, तो उसको अभी हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देन ऑल द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या फिर आप वाटर मॉलिक्यूल्स लिख लो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल एलिमिनेटेड, यानी कि उड़ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, एलिमिनेटेड, एंड इट विल फॉर्म एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, बस बेचारा कैल्शियम सल्फेट बचेगा, वाटर तो उड़ गया, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट एंड बिकम डेड बर्न प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर। देखो कितनी कर्री बात कर दी। अगर हम जिप्सम को ज्यादा हीट करने की कोशिश करें अब 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे और हमारे हाथ में सिर्फ रह जाएगा CaSO4, वो भी एनहाइड्रस, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल इसमें नहीं है, और इसी को हम बोल देते हैं डेड बर्न प्लास्टर। ओके, क्या बोल देते हैं, डेड बर्न प्लास्टर। तो वो काम हमें नहीं करना है। तो आपसे पूछा जाए डेड बर्न प्लास्टर क्या होता है, ये वो होता है जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अब हीट कर देते हैं अपनी मर्जी अनुसार, तो उसके जितने भी आधा मॉलिक्यूल्स होता है वो भी उड़ जाते हैं बेचारे के, यानी कि एलिमिनेट हो जाते हैं, एंड इट विल फॉर्म एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनता है एंड बिकम डेड बर्न प्लास्टर, यानी कि मतलब फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि एनहाइड्रस सख्त हो चुका है, वो हमें थोड़े बहुत वाटर मॉलिक्यूल चाहिए तो उसे सॉफ्ट बनाए रखने के लिए ना। तो अब देखो क्या है, दूसरा क्या हो जाएगा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ऊपर, वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब दोनों साइड से हो सकती है, सॉरी, जो आप देख रहे हो, जो यहाँ पर ये रिएक्शन देख रहे हो, वो रिवर्सिबल है। क्या है, रिवर्सिबल, मतलब दोनों साइड हो सकती है। अगर मान लो, अगर हम हीट कर ये बना सकते हैं, तो हम इसमें इतने वाटर मॉलिक्यूल्स दोबारा से ऐड कर हम जिप्सम बना सकते हैं। तो सिंपल है, अगर हमने अगर हमने POP को हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लिया, मान लो, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लिया,
मतलब पीओपी बना लिया और उसे हमने खुले में छोड़ दिया। खुले में छोड़ दिया, छोड़ने से क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, वो क्या करेगी, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। रिएक्ट कर जाएगी यानी कि जब उसको इतने वाटर मॉलिक्यूल्स दोबारा मिल जाएंगे जितने उससे निकाल दिए थे, अगर उसे दोबारा मिल गए तो वो किस में चेंज हो जाएगा, दोबारा से CaSO4.2H2O, यानी कि दोबारा से जिप्सम में। जिप्सम हार्ड होता है, ओके, तो जिप्सम क्या है, जिप्सम में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये जो रिएक्शन हो जाएगी वो इरिवर्सिबल हो जाएगी। यानी कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स, इतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स दोबारा से ऐड कर दे तो हमारा दोबारा से क्या प्रिपेयर बन जाएगा, जिप्सम। क्या बन जाएगा, जिप्सम। दैट्स व्हाई इट इज स्टोर्ड इन वाटरप्रूफ कंटेनर। इसी वजह से क्या करेंगे, इसे वाटरप्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं ताकि पानी के मॉलिक्यूल्स इसके साथ ऐड ना हो जाए और ये एक हार्ड जिप्सम, जो एक हार्ड मटेरियल है, जिप्सम को ना फॉर्म कर ले दोबारा से, ठीक है। तो इट इज बिकॉज, इस रिएक्शन की वजह से, इट इज बिकॉज वी स्टोर पीओपी इन वाटर प्रूफ कंटेनर, क्योंकि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स मिल गए तो ये एक हार्ड सब्सटेंस फॉर्म कर लेगा, ओके। अब इसके यूज क्या क्या हो सकते हैं, यूजेस इंपॉर्टेंट है इसके, वैसे तो पूरा ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस में क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड टॉयज, और फिर इट इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग ब्रोकन बोन्स। मतलब जो हमारा जैसे जब हमारा फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें प्लास्टर लगाया जाता है, तो वो क्या होता है, वो पीओपी ही होता है, लेकिन वो हार्ड क्यों हो जाता है, स्टार्टिंग में तो सॉफ्ट होता है ना, हार्ड इसलिए हो जाता है, अब जब उसे हम ले लेके घूमेंगे, हमारे इन्वायरमेंट में कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो यही वाली रिएक्शन हो जाएगी, तो अब वो आपका बन गया जिप्सम। ऐसे तो सिंपल है, जब लगता है तो गीला गीला सॉफ्ट सॉफ्ट होता है क्योंकि वो पीओपी लगा रहे हैं, फिर जैसे हम उसे बाहर के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो वो हार्ड बन जाता है क्योंकि वो जिप्सम बन जाता है। तो इसीलिए हम ब्रोकन बोन्स को तोड़ने के लिए नहीं, रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, पीओपी का यूज करते हैं, ओके। एक और लास्ट यूज हम अगर लिखना चाहे तो हो जाएगा, इट इज यूज्ड एज फायर प्रूफ मटेरियल। मतलब आग नहीं लगती ना इसमें इजीली, तो इसे हम ऐसा फायर प्रूफ मटेरियल की तरह भी यूज कर सकते हैं, ओके। मतलब ये जलेगा नहीं अच्छे से, है ना, मतलब फायर को रोकेगा, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये लगाते हैं फायर प्रूफ मटेरियल। तो ये था ऑल ओवर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सिंपल सा, जो कि एग्जाम में इससे ज्यादा और नहीं पूछा जाएगा। अब लास्ट टॉपिक कर लेते, जो मैंने यहाँ पर पूछा था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसको हम कर लेते, देन इस चैप्टर का कर देंगे हम दी एंड। नोट कर दो जल्दी से। तो अब हम आ गए लास्ट टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बहुत देर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम कर रहे हैं, ये वो फलाना ढिमका। अब वही हम करेंगे कि Na2CO3 10H2O ये हम पढ़ रहे थे, अभी हमने पीओपी में पढ़ा, तो वो सब हम करने वाले हैं। ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नंबर की स्पेलिंग, चल, द नंबर, इसको उठा के यहाँ, हाँ, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द फिक्स्ड नंबर कर लेते हैं, द फिक्स, तभी वो जगह छूटी होगी जरूर। द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड is called water of crystallization। इसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो फिक्स्ड अमाउंट के जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि वो उन्हीं का पार्ट होते हैं इस वजह से। अब जैसे मैं एग्जांपल लिखूँ यहाँ पर, अभी अभी हमने पढ़ा, कितने सारे पढ़े, Na2 10H2, जल्दी से बताओ ये क्या है ये है वॉशिंग सोडा, इसमें 10H2 है। और अभी भी हमने पढ़ा CaSO4.2H2O, ये पढ़ा हमने जिप्सम, इसमें 2H2 है। और फिर हमने पढ़ा CaSO4.12H2O, पीओपी हमने पढ़ा, इसमें हाफ है। और हम क्या पढ़ेंगे, CuSO4.5H2। अब कॉपर सल्फेट जो होता है उसमें भी 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अभी तक आपको नहीं बताया गया था, अंधेरे में रखा गया आपको, मैं उजाला कर रही हूँ,
5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। फेरस सल्फेट जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसकी रिएक्शन भी हमने देखी थी, उसको जलाकर, उसमें तो हमने बताया था वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं 7। क्या होते हैं? 7। तो ये जो बार बार ये जो बार बार क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 10 आ रहा है, 2 आ रहा है, हाफ आ रहा है, तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे इसमें कितने हैं? 10, इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? हाफ, इसमें कितने हैं? 5, और इसमें कितने हैं? 7। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इन्हें हीट करते हैं, जैसे कि हमने इसे हीट किया था, तो इसका कलर कैसा हो गया था बताओ? इसका ग्रीन से कलर हो गया था ब्राउन, क्योंकि H7H2 इवेपोरेट हो गए। अगर हम कॉपर सल्फेट को गर्म करके देखें तो वैसे ही ब्लू कलर का होता है, क्योंकि इसमें 5 मॉलिक्यूल्स पहले से ही ऐड है। लेकिन जब हम इसे हीट करेंगे तो इसके 5 वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, और ये बन जाएगा व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ऐसे ही हमने अगर इसको देखा, किसी को भी हमने गर्म किया तो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं, तो एनहाइड्रस बन जाएगा। तो ये बेचारा था सोडा ऐश बन गया था। इसको अगर एनहाइड्रस कर दिया तो डेड बर्न प्लास्टर बन जाएगा ये। ओके, तो इसको कर दिया तो व्हाइट कलर का बन जाएगा एनहाइड्रस, और इसको कर दिया तो फेरस सल्फेट बन जाएगा, यानी कि एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। तो ये सारे ही क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि ये उस इन्हीं का पार्ट है इस वजह से। ठीक है, तो ये याद रख लेना। इसका नाम तो मैंने लिख दिया, आप खुद लिखना कमेंट सेक्शन में। ये भी मैंने बताया, ये भी मैंने बताया। ये देख लेते हैं, इसका नाम क्या था? इसका नाम हमारा था वॉशिंग सोडा। इसका नाम क्या था? इसका नाम था हमारा जिप्सम। इसका नाम क्या है? इसका नाम हमारा पीओपी। इसका नाम क्या है? इसका नाम हमारा कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या है? इसका हमारा फेरस सल्फेट। यानी कि ये है हेप्टाहाइड्रेट, ये पेंटाहाइड्रेट, यानी कि 5 लगे हैं, 7 लगे हैं। तो इसी को हमने बोल दिया वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो याद रख लेना कि किस किस में कितने कितने वाटर क्रिस्टल होते हैं, कितने कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने लिख दिए हैं यही आएंगे, तो चिंता मत करो, बस इतने ही इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पर हमने एंड कर दिया चैप्टर, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ हम चैप्टर की करते समाप्ति। तो हमने कर लिया एसिड और बेस का पूरा चैप्टर फिनिश, और वो भी हमने लाइव एक्सपेरिमेंट्स के साथ किया। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं थे सारे लेक्चर में, क्योंकि सारे थ्योरेटिकल थे, और सारे बेसिकली मतलब जो चीज़ें हम नहीं कर सकते वो ऐसे थे, जैसे अमोनिया। अब हम वॉशिंग सोडा कैसे बनाएंगे? ठीक है, मैन्युफैक्चर, हम तो कोई इंडस्ट्री है नहीं हमारे पास जो मैन्युफैक्चर कर सके। ठीक है, फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको उतना तो सिखा पाएं जितना हमें आता है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और भी ज़्यादा धमाकेदार वीडियोस के साथ, लाइव लेक्चर्स के साथ, और वो भी लाइव एक्सपेरिमेंट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका। तो आपको बहुत अच्छे कलरफुल हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उन्हें जरूर पढ़ लेना। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।